नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं धर्मवीर भारती का निबंध ठेले पर हिमालय। पाठ शुरू होने से पहले धर्मवीर भारती का जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया, इनकी लिखा। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम क्या है ये भी पत्र है के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, देखें भारती जी की रचनाओं में उनकी विषय वस्तु क्या है, देखें उनके केंद्र में क्या रखा गया है। तो उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य और लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। यानी कि मध्यम वर्ग के जीवन का संघर्ष है, भारतीय संस्कृति के जो जीवन मूल्य है और सामान्य जो जनजीवन है उसकी सजीव झांकी देखने को मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश ये इनके उपन्यास है। ठंडा लोहा, 7 गीतवश, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत ये इनके काव्य हैं। मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग और बंद गली का आखिरी मकान ये इनके कहानी संग्रह है। अंधा युग इनका पद्य नाटक है। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी और पश्यंती ये इनके निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण और यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी, देखो इस निबंध में क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। ठेले पर हिमालय निबंध में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की जो प्राकृतिक छटा है, शांति है, स्तब्धता है, यानी शांति कहेंगे हम, मौन कहेंगे, बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियाँ देखकर, बर्फ़ की सिल्लियाँ यानी कि बर्फ़ के टुकड़े बड़े बड़े देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है। यानी कि लेखक वहाँ की यात्रा कर आए हैं और आज उन्होंने ठेले पर बर्फ़ की सिल्लियाँ देखी है और उन्हें देखते ही यानी उस बर्फ़ को देखते ही उन्हें अपनी वह यात्रा याद हो आती है और लेखक को एक बहुत सुंदर शीर्षक भी मिल जाता है, ठेले पर हिमालय। और इस शीर्षक के साथ वे अपनी उस यात्रा का अत्यंत मनोहारी रोमांचक वर्णन भी करते हैं। हाँ, ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। यानी कि इस निबंध को पढ़ते समय पाठकों को लगेगा कि वो भी वहाँ की यात्रा करके आए हैं या उस यात्रा पर है अभी और ये सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने सजीव हो उठी हो, ऐसा सजीव चित्रण लेखक ने किया है। तो आइए शुरू करते हैं अब हम ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी का निबंध ठेले पर हिमालय। खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। देखें, किसे ढूंढना नहीं पड़ा, आपको प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक बात का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि कहीं से भी कैसे भी प्रश्न आपके तैयार हो जाता है परीक्षा में। तो ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है, यानी कि बहुत दिलचस्प शीर्षक है ठेले पर हिमालय।
हिमालय पूरा ठेले पर। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। लेखक ने देखिए यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। लेखक का यह कथन किस संदर्भ में है या किसके विषय में है, बिल्कुल ऐसा प्रश्न बन जाता है 2 नंबर का। और आप सोचते रहते हैं कि किसे ढूंढना नहीं पड़ा होगा, कौन से पाठ से ये प्रश्न आया होगा। ये चीज़ तो या हो सकता है किसी बच्चे को ये भी लगे कि ये चीज़ तो हमारी आगे आई ही नहीं, साल भर हमने खूब पढ़ा लेकिन ये कहाँ था। तो ध्यान नहीं रहता है आपसे। इस प्रकार से एक एक पंक्ति से प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, तो इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी तो आपको पता है कि किसके विषय में बात हो रही है, क्योंकि अभी आप ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पर कि ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। और ऐसे ही प्रश्नों की वजह से 2-2 नंबर कट करके और आपका जो नंबर का स्कोर है वो बहुत ही नीचे चला जाता है। और आपको लगता है कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मैं हर प्रश्न को हल करने का सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु ऐसे प्रश्न आपके आ जाते हैं जहाँ आप हल नहीं कर पाते हैं और आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो देखें ये किसके विषय में बात हो रही है, निबंध के शीर्षक के विषय में। ठेले पर हिमालय शीर्षक के विषय में बात हो रही है कि लेखक को इसे ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए ही मिल गया। अब देखिए कैसे मिल गया है लेखक को ये बैठे बिठाए। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सिलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्मस्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। यानी कि उस ठेले पर लगी हुई बर्फ़ की सिल्लियों को देख करके और ये ख्याल मतलब खो गए थे और खोए खोए उनके मन में ये विचार आया कि ये बर्फ़ ही तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया। क्या शीर्षक कौंध गया? ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं। देखें ये नए कवियों और साहित्यकारों पर व्यंग्य है लेखक का। व्यंग्य का कारण ये है कि आजकल के साहित्य में आजकल के कवि और साहित्यकार किसी भी बात को विषय वस्तु बना करके और उस पर अनाप शनाप लिख डालते हैं। तो इसीलिए लेखक ने व्यंग्य किया है कि यदि आप नए कवि हैं तो भाई इसे ले जाएं। किसे ले जाएं? इस शीर्षक को ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है, यानी कि बड़ा ही आकर्षक शीर्षक है, प्रभावशाली है, आनंददायी है। और अगर नई कविता से नाराज़ हो, यानी नई कविता से यदि आपकी भी नहीं बनती है, आप भी उसके विरोध में हैं, तो सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। यदि आप एक अच्छे गीतकार हो तो भी गुंजाइश है आपके लिए शीर्षक में। इस बर्फ़ को डांटे उतर जाओ। कहाँ से उतर जाओ? हिमालय पे क्यों चढ़ करके बैठी है। इस बर्फ़ को डांट सकते हो आप अपने गीत के माध्यम से। बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो शिखर पर? ओ नए कवियों ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। कहने का आशय ये है कि यहाँ भी आपके साहित्य के लिए, आपकी कविता के लिए बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो आप इस प्रकार ऊंचे ऊंचे शिखरों पर बैठने का आशय ये है कि आप केवल हिमालय पर या ऊंचाइयों वाली विषय वस्तु पर ही आप केवल लिखने का ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ इधर उधर अपने आसपास भी इस प्रकार की विषय वस्तु पा सकते हो और आप कुछ भी लिख सकते हो, उस पर बहुत सारा लिख सकते हो। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। ये सारी बातें लेखक के मन में उसी समय आ गई थी और अपने मित्र को भी बता दिया इन्होंने। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन में खरोंच गई है। और ईमान की खरोंच गई है का मतलब क्या समझे आप? देखें, किसी चीज़ से आपका बहुत गहरा लगाव है, गहरा जुड़ाव है और किसी वस्तु को देख करके यदि आपको उस चीज़ की स्मृति हो आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका मन खरोंच गया है, यानी कि कहीं ना कहीं चुभ गई है वो चीज़ आपको, क्योंकि उस चीज़ को देख करके आपकी गहरी स्मृतियाँ सजीव हो उठती है। तो यहाँ लेखक के मित्र के साथ भी यही हो रहा है। लेखक ने देखा है इस चीज़ को कि उसके मित्र को वो जो ठेले पर लदी बर्फ़ है वो उसके मन को खरोंच गई है, यानी उसके मन को हिला गई है, कुछ चुभन दे गई है।
और ईमान की बात यह है, क्या है ईमान की बात, कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखी है। देखो कितनी हृदय को प्रभावित करने वाली बात कही है लेखक ने। लेखक कहते हैं कि ये सारी बातें मेरे मन में भी आ रही है, यानी कि क्योंकि लेखक के जो मित्र हैं वो कहाँ से है, वो पर्वतीय इलाके से ही है, हिमालय को बहुत करीब से जिसने देखा है, कौसानी से है वे, उन्होंने हिमालय को बहुत करीब से देखा है, बहुत बार देखा है, यानी कि हर समय में देखा है, हर स्थिति में देखा है, हर मौसम में देखा है। जिसने 50 मील दूर से ही बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, यानी कि रात की चांदनी में भी हिमालय को देखा है, हिमालय की बर्फ़ को देखा है, और हर मौसम में उसने उस हिमालय की बर्फ़ को देखा है। तो आज ठेले पर लदी वो बर्फ़ की सिल्लियाँ देख करके उस हिमालय की बर्फ़ की उसे याद आ जाती है, और वो याद उसके हृदय में पीड़ा उत्पन्न करती है। और इस चीज़ को लेखक अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ लेखक ने भी देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। लेखक अपनी कौसानी यात्रा के विषय में बताते हैं कि वहाँ जाने का इनका उद्देश्य क्या था। बहुत सुंदर वर्णन किया है लेखक ने। देखें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़ा आनंद आएगा इसे पढ़ते हुए। तो सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से यानी कि बर्फ़ को बहुत करीब से देखने के लिए लेखक कौसानी की यात्रा पर जाते हैं। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े जाती है और दूसरी कौसानी। कोसी जो है वो स्थान का नाम है, और वहाँ से एक सड़क अल्मोड़े की तरफ जाती है और दूसरी कौसानी की तरफ जाती है। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। देखें क्या पढ़ रहे हैं हम ठेले पर हिमालय पढ़ रहे हैं। लेखक का यात्रा से संबंधित अत्यंत रोमांचक वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। तो लेखक क्या कहते हैं, यानी कि हिमालय की बर्फ़ का जो आकर्षण है वह उससे दूर होने की एक चुभन उसके मन में छोड़ जाता है, कि उसकी स्मृति जो है हिमालय के बर्फ़ की, उसकी आकर्षण की स्मृति जो है वो दर्शक के मन में सदैव बनी रहती है। ये बात लेखक करते हुए कहते हैं कि हम भी कौसानी गए थे उस बर्फ़ को नज़दीक से देखने के लिए, और वहाँ का जो रास्ता है उसके विषय में क्या बताते हैं लेखक। कोसी से कौसानी तक का जो रास्ता है वो किस प्रकार का है उसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि उस रास्ते में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है, और बड़ा कुरूप सा सूखा सा रास्ता है, हरियाली का नाम निशान नहीं है, और ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, यानी कि अत्यधिक थक चुके थे, चेहरे उतर गए थे सबके, थकान हो रही थी सबको ऐसे सफ़र के दौरान, क्योंकि एक तो रास्ते उबड़ खाबड़ थे, और ऊपर से जो ड्राइवर था उनका वो भी नौसिखिया, यानी कि अभी सीखा हुआ था, यानी कि अनुभवी नहीं था और लापरवाह भी था, जिस कारण उनको सफ़र में बड़ी दुविधा होती है। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम 2 थे, इसीलिए वहाँ उतर गए, और बस कहाँ चली गई, अल्मोड़े चली गई। सामने एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे, यानी समय बिताते रहे। तबीयत सुस्त थी, यानी ढीली थी, तबीयत ठीक नहीं थी, और मौसम में उमस थी, मौसम भी अच्छा नहीं था, उमस भरा था। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी, लॉरी यानी कि गाड़ी आकर रुकी, और अब उसमें से प्रसन्न बदन कौन उतरते हैं, शुक्ल जी। कौन शुक्ल जी, अपने भय वाले शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी को उतरते देखा। भय वाले मतलब हमने जो एक निबंध पढ़ा था, गद्य भाग शुरू होते ही हमने जो एक पाठ पढ़ा था भय, उस भय को लिखने वाले लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है। तो उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था। देखो प्रश्न तो यहाँ ये भी बन जाता है कि लेखक को कौसानी जाने का उत्साह किसने दिलाया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, क्योंकि वे सदैव प्रसन्नचित रहते हैं, कभी थकान उनको होती नहीं शुक्ल जी को।
पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। काफूर यानी कि गायब हो जाती थी, अदृश्य हो जाती थी, मानो हमारी थकान भी उन्हें देखते ही मिट जाती थी। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? नई मूर्ति यानी कि नया व्यक्ति कौन है? शुक्ल जी के साथ एक और भी बंदा है। तो देखो उसका रेखा चित्र देखो, यहाँ प्रश्न इसके रेखा चित्र से भी बन सकता है कि शुक्ल जी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ और कौन था। तो देखें इसके विषय में आगे बात करते हैं, लेकिन उसका रेखा चित्र देखो, सेन है, चित्रकार सेन है। तो चित्रकार सेन का जो रेखा चित्र ठेले पर हिमालय पाठ में आया है उसका वर्णन कीजिए। ऐसा 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके। तो लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन यानी मफलर, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, बाइनाकुलर यानी दूरबीन, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। ये इनका क्या है? रेखा चित्र है किसका? चित्रकार सेन का। फिलहाल तो हमारे लिए अभी तक ये नई मूर्ति है, चित्रकार सेन तो अभी आगे आएगा, लेकिन इसका परिचय अभी होना बाकी है। फिलहाल तो ये क्या है? ये शुक्ल जी के साथ आई एक नई मूर्ति है जिसका ये रेखा चित्र है। फिर देखें ये दुबला पतला, ये पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर यानी कि कमज़ोर सा दुबला पतला सा काला सा शरीर, और उस पर आपका झूमते हुए आना। एक तो ऐसा शरीर, ऊपर से झूम झूम करके चलना। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़ कर, लेखक के चेहरे पर उत्सुकता घनी हो रही थी, उत्सुकता बढ़ रही थी। क्या उत्सुकता बढ़ रही थी कि भाई ये है कौन? तो इस उत्सुकता को शुक्ल जी ने ताड़ लिया, यानी भाप लिया, यानी समझ लिया। तो उन्होंने क्या कहा, यानी शुक्ल जी को समझ में आ गया था कि लेखक चित्रकार सेन के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। तो उन्होंने बताया कि हमारे शहर के मशहूर चित्रकार है सेन, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ में कौन थे? नई मूर्ति कौन थे? हमारे शहर यानी कि मशहूर चित्रकार सेन है, और अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए, यानी कि उसने जो कर्तव्य किए हैं, जो हंसने जैसे कार्य किए हैं, वो आगे देख करके सामने आते हैं लेखक के। ठीक है, हाँ। तो फिर हम बात करते हैं अभी आगे। यहाँ बिल्कुल आप प्रश्न लिखेंगे एक, शुक्ल जी के साथ नई मूर्ति कौन था? उसका रेखा चित्र अपने शब्दों में लिखिए। उसका रेखा चित्र अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो चित्रकार सेन था और उसका रेखा चित्र बिल्कुल आप लिखेंगे। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, और एकदम अटपटी चाल। ठीक है, ये थे मशहूर चित्रकार सेन। और क्या करने आए थे? अकादमी से जो पुरस्कार मिला था उसी से घूम करके छुट्टियां बिता रहे हैं। देखो कितने सुखी जीव है। फिर देखें, कोसी से बस चली तो सारे रास्ते का दृश्य बदल गया। अंडरलाइन करें और प्रश्न लिखें। कोसी से बस चली तो सारे रास्ते का दृश्य बदल गया। उस दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए आपने क्या देखा था? दृश्य बदल गया का क्या आशय? पहले दृश्य कैसा था? रास्ता कष्टप्रद, सूखा, कुरूप, पानी का नाम निशान नहीं, सूखे बुरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऐसा दृश्य था। और अभी देखें दृश्य कैसा हो गया, किस प्रकार दृश्य बदल गया है। तो बिल्कुल प्रश्न लिखें आप कि कोसी से बस चली तो सारे रास्ते का दृश्य बदल गया। उस दृश्य का वर्णन करें आप, उस बदले हुए दृश्य का वर्णन करें। तो देखें अभी दृश्य कैसा है जिसका आपको वर्णन करना है, वो है सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी नदी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें, और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, यानी कि वहाँ पर आबादी नहीं थी।
टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस यानी कि नींद वाला आलस आ रहा था उस सुहावने रास्ते के कारण। पर ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती रही थी। देखो एक प्रश्न तो यहाँ भी बनता है कि ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छा रही थी। वो निराशा क्यों थी? तो देखें क्या निराशा थी और क्यों थी। देखें कि निराशा ये थी कि अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक है। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। इसीलिए निराश हो रहे थे क्योंकि कौसानी नज़दीक आता जा रहा था, किंतु जिस सौंदर्य के विषय में सुना था वो कुछ भी ऐसा दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा था। इसीलिए लेखक निराश हो रहे थे। वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था, आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है, यानी कि कश्मीर से भी अधिक प्रभावित किया है उन्हें कौसानी ने। गांधी जी ने भी यही अनासक्ति योग लिखा था। गांधी जी ने अनासक्ति योग क्या है? गांधी जी की पुस्तक है अनासक्ति योग, जो उन्होंने कहाँ बैठकर लिखी? कौसानी में बैठ कर के लिखी थी। देखो यहाँ एक प्रश्न लिखाते हैं पहले आपको कि लेखक ने कौसानी की तुलना स्विट्ज़रलैंड से क्यों की है। ये प्रश्न आ चुका है बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में प्रश्न आया है कि लेखक ने कौसानी की तुलना स्विट्ज़रलैंड से क्यों की है। ठीक है, तो बिल्कुल ये प्रश्न करेंगे आप। हाँ, गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्ज़रलैंड का जो आभास है वो कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। कितनी प्रशंसा के योग्य कि उसे स्विट्ज़रलैंड बता दिया जाए। तो स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा गया है वो तो आपको आगे पता चलेगा। फ़िलहाल तो बात हो रही है क्योंकि ये लेखक जिक्र करते हैं कि ऐसा कहा गया है, वैसा कहा गया है, जबकि ऐसा इधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम कभी कभी अपना संशय, बिल्कुल यहाँ प्रश्न बनता है, हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे। लेखक को क्या संशय था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे। लेखक का संशय क्या था? ठीक है, तो देखें मैं बताऊँ आपको लेखक का संशय क्या था। संशय तो ये था कि बर्फ़ दिखेगी या नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ज्यों-ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों-त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ। क्षोभ का आशय होता है दुख मिश्रित क्रोध। क्षोभ हमारे चेहरे पर झलका, यानी कि दुख भी था, बर्फ़ नहीं दिख रही थी, और गुस्सा भी था कि कहाँ इनके कहने यहाँ आ गए। शुक्ल जी की प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी भावनाओं पर, ये स्पष्ट नहीं पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। यानी कि शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी वो तो समझ नहीं आई क्योंकि बिल्कुल चुप खड़े थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। देखो अचानक से बस ने एक लंबा मोड़ लिया है और ढाल पर चढ़ने लगी है। इसके आगे क्या होता है वो हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो प्रश्न लिखा है आपको मैंने 2-3 बिल्कुल आपको वो करने हैं, आज की ही डेट में करने हैं ये प्रश्न। आगे की बात करते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।